Close test and sentence fillers is going to the topic for discussion for the day. Why I'm actually addressing this topic, why I'm talking about it. See guys, it's a very important topic for any kind of competitive exam. You will get questions on the same topic in many competitive exams, whether you attempt an SSC exam, IBPS exam, ND exam. In many exams you must have actually questions on this particular topic. In many exams, it is directly asked in the form of sentence fillers. In another exams, you could have actually, or you may have the same topic as the name of closed test. तो पहले अपन क्लोज टेस्ट को समझते हैं व्हाट एक्चुअली मीन्स इट. समझने के लिए you have to watch my whole video, you have to go with my videos throughout. It's actually conclusive point. You cannot leave my actually video in middle. If you will leave, you will miss a lot. ये बहुत ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें. चलिए हम वीडियो पर लौट के आते हैं. तो क्लोज टेस्ट होते क्या है? क्लोज टेस्ट एक्चुअली क्या होता है बेटा? क्लोज टेस्ट काइंड ऑफ पैराग्राफ, क्लोज पैराग्राफ्स होते हैं. एंड इन दैट पैराग्राफ एक्चुअली एग्जामिनर leave some gaps, some blanks, and for those blanks the examiner gives the options, the alternatives. Each gap may have 4 to 5 options to be filled. 4 to 5 alternatives आपको fill करने होते हैं. इसमें नया क्या हुआ? ये तो ठीक है भाई, गैप फिलिंग हो गई. इसमें क्लोज क्या हुआ भाई? why we are calling it close test? why we are calling it close test बेटा? Because the options, the alternative that we are going to get to be filled in those blanks are going to be very much close to each other, or they seem to be close each other. मतलब जो options हैं, जो alternatives हैं, वो बहुत ज़्यादा close लगते हैं. ऐसा लगता है कि any of the options can be the answer. मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई भी इनमें से ऑप्शन फिल कर दो और वही आपका आंसर होगा. ये होते हैं क्लोज टेस्ट. सेम बेटा सेंटेंस फिलर्स होते हैं. कुछ एग्जाम्स में सेंटेंस फिलर्स नाम से आते हैं. इसमें क्या होते हैं? दे सिंपली गिव यू अ पर्टिकुलर लाइन, सेंटेंस और अ पैराग्राफ ऑफ 2 or 3 लाइंस, बट देयर विल बी ओनली वन ब्लैंक. एक ही ब्लैंक रहेगा उस क्वेश्चन में. बट ऑप्शंस देने का तरीका वही है. आपको ऑप्शन जो दिए जाएंगे, दे मस्ट बी वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, और दे अपीयर टू बी द क्लोज. बहुत क्लोज आपको नजर आएंगे. आपको लगेगा कि आप कुछ भी लगा दो, आंसर आपका सही ही होगा. ऐसा अपन को फील होता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू. तो इस तरह का मतलब जब हमारे पास पता होता है कि इनके मीनिंग्स अलग हैं या ऑपोजिट हैं या एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, या मतलब इस तरह का हमारे पास ऑप्शन जब ऐसे लगने लगे कि यार इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर चूज करना बड़ा ईजी है. बट when you have got such questions and alternatives that appear to be very much close and same as far as actually the appearance is concerned, जहाँ तक उनके appearance की बात है, जब वो same लगी, तो चूज करना actually becomes tougher than the usual. तो close test बहुत important है, और कई सारे बच्चे इसको छोड़ के आते हैं या फिर इसे गलत करके आते हैं. आज मैं बेटा कुछ ट्रिक्स की बात करूँगा, and I'm sure these tricks may help you actually to get your correct answer. क्योंकि 4-5 ऑप्शंस में से एक आपको करेक्ट आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल है. तो वो ट्रिक्स क्या है, इनके बारे में अपन बात करेंगे. यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हुए. क्लोज टेस्ट यानी पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखे, बट कुछ सेंटेंस के रूप में लिखे हुए हैं. एक एक ब्लैंक आपको नजर आएगा. तो पहला अपन सेंटेंस पढ़ते हैं. लिखा हुआ, इन हाई स्कूल मैनी ऑफ अस नेवर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर वर्ड स्पेस इन द लिटिल लाइफ. तो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग. कि हाई स्कूल में जितने भी हम लोग पढ़े हैं, हम कभी भी रियलाइज नहीं करते किस चीज़ को ग्रामर वर्ड और उससे एसोसिएटेड वर्ड यहाँ पे हमें फिल करना है, तब ये इसका मीनिंग पूरा निकलेगा. अब ग्रामर वर्ड से एसोसिएटेड वर्ड कहाँ से मिलेगा? इन 4 ऑप्शन में से. तो ऑप्शन जो देते हैं गाइज, वो उनका एक यूनिक तरीका होता है आपको ऑप्शन देने का. यही आपकी ट्रिक है. यहीं पर जो ट्रिक है वो आपकी काम करेगी. तो इसको जरा ध्यान से सुनना कि क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हो आप. पहला जो ऑप्शन वो देते हैं, ऑप्शंस में क्या करते हैं लोग, भले ही आपको वर्ड्स पढ़ने में या उस ब्लैंक में फिल करने में सही लग रहा हो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आप गलत करने वाले हो. क्लोज टेस्ट इस तरीके से नहीं कर सकते. तो जो ऑप्शंस आपको दिए हैं एग्जामिनर ने, वो करता क्या है,
वो 2 या 3 वर्ड्स एक्चुअली एग्जैक्ट मीनिंग के दे देता है, विच मे बी द सिनोनिम ऑफ ईच अदर, सिनोनिम हो सकते हैं, क्लियर। 2 या 3 वर्ड्स, 1-2 वर्ड्स वो ऐसे देता है जिनका एक्चुअली पैराग्राफ से या पर्टिकुलर लाइन से कोई मतलब नहीं होता, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर लाइन, मतलब ही नहीं होता, मतलब यूज मतलब नहीं बनता उसका यूज करने का, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है, सर आपने तो कह दिया क्योंकि आपको सेंस आते हैं, मीनिंग आती है, हमें तो आती नहीं, तो हम कैसे करेंगे? इसका भी सोल्यूशन है गाइस। अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग आता है, सपोज आपको पोट्री का मतलब पता है कि पोट्री मतलब क्या होता है, मान के चलिए आपको नहीं पता कि फिगर का मतलब क्या होता है, क्लियर। आपको पता है प्ले का मतलब क्या है, ये तो पता, इतना तो पता ही रहता ही है, प्ले का मतलब, या रियलाइज का मतलब क्या है, या एक्सरसाइज का मतलब क्या है। चलो आपको पोट्री का मतलब मतलब इन चारों का पता है, फिगर का नहीं पता, तो अपन देख सकते हैं क्या फिगर मीनिंग हो सकता है, फिगर आ सकता है यहाँ पे। पोर्ट्रे मतलब क्या होता है, चलो पोर्ट्रे फिल करके देखते हैं। ग्रामर वर्ड पोर्ट्रे, पोर्ट्रे मतलब क्या होता है, वर्णन करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, उसका चित्रण करना, दैट इज द मीनिंग। तो अपन इसे करके देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर वर्ड पोर्ट्रे, हाउ इज इट पॉसिबल। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हाई स्कूल में हम लोग सब ग्रामर वर्ड पोर्ट्रे करके होता है कुछ, उसको अवॉइड करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, या हम पछताते हैं बाद में, ऐसा कुछ है। ग्रामर पोर्ट्रे से, ग्रामर वर्ड का पोर्ट्रे से कोई रिलेशन बनता ही नहीं है यहाँ पे। बाद में आता है प्ले, ग्रामर वर्ड प्ले। अच्छा आप समझ सकते हो ग्रामर वर्ड प्ले गेम हो सकता है सर, तो प्ले तो आ सकता है यहाँ पे, बट ग्रामर वर्ड प्ले को अगर अपन सेंटेंस पूरे सेंस से देखा जाए तो कहाँ तक ये प्ले यहाँ पे एक्चुअली आपको सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है हाई स्कूल में, इसको ना करके हम लोग पछताते हैं, हमको रियलाइज होता है कि हमने ये चीज़ ना करके गलत किया। तो जरूरी थोड़ी ना कि ग्रामर प्ले हर क्लास का बच्चा कर पाए, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी। तो प्ले यहाँ पर इस सेंस में फिट नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि प्ले इज नॉट कंपल्सरी। ग्रामर के लिए प्ले ज़्यादा जरूरी नहीं है, ग्रामर वर्ड के लिए। रियलाइज करना, भाई रियलाइज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ग्रामर वर्ड रियलाइज तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ग्रामर वर्ड को रियलाइज करना मतलब कि ग्रामर वर्ड को एहसास करना। तो इसका भी यहाँ पे पर्टिकुलर ब्लैंक में कोई तुक ही नहीं बनता, एक्सरसाइज का तुक बनता है। किसका तुक बनता है? एक्सरसाइज का। तो अब ग्रामर वर्ड एक्सरसाइज, क्योंकि इन पांचों में से एक्सरसाइज ऐसी चीज है जो ग्रामर से एसोसिएट करती है। किससे एसोसिएट करती है? ग्रामर से। तो ग्रामर, अब हमें फिगर का मतलब तो पता ही नहीं था, तो फिगर, ग्रामर वर्ड फिगर, फिगर का मतलब एक्चुअली अपन देखते हैं जनरली हम फिगर को कितने रूप में जानते हैं वो देख लेते हैं। फिगर के रूप में आपने सुना होगा, उसका फिगर काफ़ी अच्छा है। तो फिगर मतलब क्या होता है? शेप टाइप का साइज। एक तो ऐसा हो गया नाउन की तरह। अगर अपन यहाँ पे फिगर को नाउन मान लेते हैं कुछ देर के लिए, फिगर का मतलब शेप या साइज है, तो ये चारों जो वर्ड्स हैं वो क्या है? ये वर्ब्स हैं। यहाँ पे अकेली ये नाउन क्या कर रही है? यानी इस वर्ड का फिगर मतलब वो नहीं होना चाहिए जो एक्चुअली मुझे पता है या मुझे लग रहा है। यानी इसका भी मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब भी या जो फिगर है वो भी यहाँ पे वर्ब की तरह यूज करी गई होगी। वर्ब की तरह यूज करी गई होगी इन द सेंस ये वर्ब ही है। और जब वर्ब के रूप में फिगर का यूज करते हैं तो क्या मतलब निकल सकता है? फिगर करना, फिगर यानी कैलकुलेट करना, मतलब किसी को शेप साइज देना। इस फिगर का मतलब क्या है? शेप और साइज। फिगर करना मतलब कि इसको वर्ब की तरह यूज करें तो किसी को फिगर देना, साइज देना, फिगर आउट करना, कैलकुलेट करना, एक तरीके से एक्सप्लेन करना। तो फिगर का मतलब लगभग वैसे ही निकलता है जैसे कि पोट्री का निकलता है, पोट्री का। तो ये दोनों एग्जैक्ट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। इन दोनों का इस पर्टिकुलर ब्लैंक से कोई मतलब नहीं है। वो कुछ करना है उसका मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद इट। तो बचा क्या आपके पास? एक्सरसाइज। तो आपका आंसर क्या होगा गाइस? एक्सरसाइज। क्या बन गया? इन हाई स्कूल मैनी of us never realized the importance of grammar word in the later life. Grammar word exercise in the later life. Grammar word को हम लोग नहीं करते, never realize the importance. जो grammar word का जो exercise होती है उसके importance को हम लोग नहीं समझते। ये fact है। हम सब लोग 12th पास आउट हैं, 12th तक हम लोग ग्रामर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। स्पेशली इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वाले बच्चे, सीबीएसई वाले बच्चे सोचते हैं चलो यार क्या करना है, ग्रामर तो आती नहीं, 11th 12th में ही, वो 9th 10th में भी नहीं आती वहाँ तो बच्चा छोड़ देता, ग्रामर पढ़ते ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा 12th तक ग्रामर इसलिए पढ़ता है क्योंकि उन्हें एग्जाम में 5-10 नंबर की आती है, वो भी बड़े लिमिटेड पढ़ेगा। दे हैव नॉट टू डू नथिंग विद
द होल ग्रामर, मतलब अगर उनसे कहा जाए कि व्हाट डोंट यू लर्न द होल ग्रामर, दे ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेस दैट दे विल लर्न आफ्टर क्लास 12 के बाद पढ़ लेंगे। तो हम हाई स्कूल तक की ग्रामर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये फैक्ट है। उस एक्सरसाइज को हम तो और पढ़ लेते हैं, बट एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते। ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, आई वॉज अस्टाउंडेड एट दिस, एट हिज स्पेस लेट ऑफ नॉलेज अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अपन को पता है लैक का मतलब होता है कमी, ठीक है। आई वॉज अस्टाउंडेड, मैं बहुत आश्चर्यचकित था, किस पर? एट हिज स्पेस लैक ऑफ नॉलेज, बहुत कम थी नॉलेज किसके बारे में? कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है। ऑप्शंस देखते हैं। एज आई सेड यू, हम सबसे पहले जब ऑप्शन को एड्रेस करते हैं तो ये देखते हैं कितने वर्ड्स का मीनिंग सेम हो सकता है। क्लियर? सपोज हमें एक वर्ड का नाम पता है कि भाई एबडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना, यूज क्वांटिटी। अच्छा, यूज से याद आया, ऑप्शन में भी तो यूज दिया है, तो एबडेंट और यूज तो मीनिंग आपके हो नहीं, आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का सेम मीनिंग है, और एक ब्लैंक के लिए दो सेम ऑप्शन थोड़ी ना आ सकते हैं, तो इन दोनों को आप यू कैन कट अक्रॉस। अब तीसरा बचा ग्रेट। भाई ग्रेट भी तो यूज होता है, ग्रेट का मतलब भी तो पढ़ना पड़ा ही है, ग्रेट यानी बहुत ज़्यादा, महान, वंडरफुल, है ना, तो इन तीसरा भी हट गया। चौथा बचा प्रोफाउंड और कॉलोसल। इन दोनों में से एक चूज करना। कैसे चूज करेंगे? अपन ये देखते हैं कि सेंटेंस में नेगेटिविटी बात करेंगे, नेगेटिव है, सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। तो इन दोनों सेंटेंस में से मुझे बस एक नेगेटिव वर्ड ढूंढना है कि नेगेटिव कौन सा है, क्योंकि लगभग दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अथा, जिसका या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा, अथा बोलते हैं, दैट हैज़ नो एंड, है ना। कॉलोसल का भी लगभग वही मतलब निकलता है, नो एंड, बहुत फैला हुआ, बहुत ज़्यादा। पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और ये नेगेटिव सेंस में। कॉलोसल मिल गया हमें आंसर। नेगेटिव चाहिए था तो नेगेटिव क्या है? कॉलोसल। ये नहीं। So I was astounded at his colossal lack of knowledge about the continent of Africa. अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में उसकी जो कॉलोसल यानी बहुत ज़्यादा फैली हुई कम नॉलेज को देख करके मैं काफ़ी घबराया हुआ था, काफ़ी अमेज था, अस्टाउंडेड था। ये दो एग्जाम्पल्स अपन ने करे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। दो तो मैंने समझाए, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा, यू वुड हैव टेकन इंटरेस्ट इन इट। तीसरा और देखिए, इस तरह के गाइस जो मैंने आपको बताया, द ट्रिक दैट आई हैव टोल्ड यू, यही सबसे अच्छा, इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग योर ऑप्शंस। इसके लिए थोड़ी बहुत वोकैबुलरी का आना जरूरी है। ऑब्वियसली अगर हम इफ वी आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग एग्जाम्स लाइक पीओ, IBPS, एक्चुअली PO, SBI PO, SSC CGL, इस तरह के बड़े एग्जाम्स अपन देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली इसमें वोकैबुलरी नहीं आना हमें, मतलब वी आर लैकिंग अ लॉट, वी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम कॉलोसल लैकिंग। क्लियर? ध्यान रखना। तो इतना तो हमें आता है, और आता है बच्चों को। ऑब्वियसली बच्चे परेशान वोकैबुलरी से नहीं होते कि वोकैबुलरी हमें नहीं आती, वो इतना पढ़ के जाते हैं कि दे नो द वोकैबुलरी। बच्चा परेशान होता है जब वोकैबुलरी सेम नज़र आती है, जैसे कॉलोसल और प्रोफाउंड, इस तरह की चीज़ परेशान करती है, क्योंकि बच्चे को पता है कॉलोसल प्रोफाउंड दोनों को लगभग एक जैसा मीनिंग है। अब मैं कैसे चूज करूँ कि किसको फेल करना है? तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप सेंटेंस का सेंस देखो, वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको पता चल गया नेगेटिव तो कॉलोसल, पॉजिटिव होता तो प्रोफाउंड हो जाता। बाकी आप देख रहे हो, मैंने एज आई टोल्ड यू गाइस, 3 ऑप्शंस, 2 से लेकर 3 ऑप्शंस क्या होते हैं, या तो वो सेम मीनिंग के हो सकते हैं, या फिर उनका पर्टिकुलर पैराग्राफ से कोई मतलब होता ही नहीं है। यानी आपको कंफ्यूज केवल 2 ही ऑप्शंस में करते हैं, 2 में से आपको चूज करना होता है। जैसे फर्स्ट वाले में हम लोग कंफ्यूज थे फिगर में और एक्सरसाइज में। क्लियर? ऐसे एक और ऑप्शंस में, एक और एग्जांपल में करा रहा हूँ गाइस, अच्छे से इस एग्जांपल को करते हैं। सम, एक लास्ट एग्जांपल। और अगर आप ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ इंटरेस्टिंग सी क्लासेस चाहते हो, आप चाहते हो कि और भी इस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए। जो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन है उसमें आप प्लीज़ मुझे मैं नंबर अपना डालूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, और जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि प्लीज़ सर अपलोड अस some more such videos. I'll definitely try to upload videos on the same topic. Okay guys, चलिए
एक और मैं एग्जांपल से मैं कराने की कोशिश करता हूं कि सम रीजन्स ऑफ आवर country still remain space to the average man. ठीक है, some regions of our country still remain space to the, है ना. ऑप्शंस इसके क्या क्या है बेटा? inaccessible, सेकेंड ऑप्शन है बेटा इम्पॉसिबल, थर्ड ऑप्शन इज impermeable, फोर्थ इज impenetrable, और लास्ट ऑप्शन है फिफ्थ इज इनविंसिबल. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. क्या लिखा हुआ है? सम रीजन्स ऑफ आवर कंट्री स्टिल रिमेन. तो कुछ रीजन है, कुछ जगह है हमारे देश की, रीजन्स यानी प्लेसेस, है ना, क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, स्टिल रिमेन, अभी भी हैं दूर, टू द एवरेज मैन, एवरेज मैन की पहुंच या कुछ भी जो भी अपन को फिल करना यहाँ पे आएगा. अब अपन ऑप्शंस देखते हैं पहले. क्लियर? 5 ऑप्शन: इनएक्सेसिबल, इम्पॉसिबल, इनपेनेट्रेबल, इम्पर्मिएबल, इम्पेनेट्रेबल एंड इनविंसिबल. पहले तो अपन वर्ड्स को निकालते हैं जो इनमें आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सपोज अपन को पता है कि अपन को आंसर पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि क्या आना चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही वर्ड जैसे एक ही एक्चुअली मीनिंग जैसे 2 वर्ड देती है वो, हमको लगता है कि ये आंसर होगा, लेकिन वहीं पे हम गलत कर जाते हैं. तो सबसे अच्छा है कि हम लोग पहले उन वर्ड्स को निकाल दें जिनके मीनिंग सेम है या जिसका इससे कोई मतलब नहीं है. जैसे इम्पॉसिबल का कोई मतलब बनते ही नहीं यहाँ पे. 4-5 एग्जेक्टिव में क्या बोल रहा है कि सम रीजन्स ऑफ आवर कंट्री स्टिल रिमेन इम्पॉसिबल टू द एवरेज मैन. एवरेज मैन के लिए नामुमकिन है. प्लेस नामुमकिन होंगे क्या भाई? एक्टिविटी नामुमकिन हो सकती है, इंसान किसी चीज़ को समझना नामुमकिन हो सकता है, कोई प्लेस थोड़ी नामुमकिन होता है. तो इम्पॉसिबल का इससे कोई मतलब नहीं है. इम्पेनेट्रेबल यानी जिसको पेनेट्रेट नहीं किया जा सकता, जिसको छेदा नहीं जा सकता, जिसको भेद नहीं किया जा सकता. इम्परमिएबल और इम्पेनेट्रेबल, इन दोनों का सेम मीनिंग है गाइस. अभेद्य हिंदी में कहते हैं, जिसको भेद नहीं किया जा सकता, जिसको छेद नहीं किया जा सकता. क्लियर? तो ऑब्वियसली मीनिंग सेम है, तो इनको आंसर ना ही नहीं सकते. इनविंसिबल का मतलब भी लगभग ऐसे ही निकलता है, लेकिन इसको और पॉजिटिव वे में भी यूज करते हैं. इनविंसिबल मतलब निकलता है दैट कैन नॉट बी डिफीटेड. तो इन तीनों का लगभग एक जैसा मीनिंग, और इसका कोई मतलब बनता नहीं इसका यूज करने का. तो बचा क्या आपका? इनएक्सेसिबल. इस तरीके से आप एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो. तो क्या बना आपका आंसर? सम रीजन्स ऑफ आवर कंट्री स्टिल रिमेन इनएक्सेसिबल टू द एवरेज मैन, यानी कि हमारे देश के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर एवरेज मैन अभी भी पहुंच नहीं सकते हैं, उसकी पहुंच नहीं है. आई एम श्योर यू वुड हैव लाइक्ड इट. एक ऑप्शन लास्ट, एक एक्चुअली मैं एक और करा रहा हूं आपको, उसके बाद आई कंप्लीट द वीडियो. क्लियर? बट आप क्लास से जुड़े रहें इसी तरीके से. प्लीज फॉर योर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स मी, मैं आपके लिए इसी तरह की शानदार वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, बनाता रहूंगा. चलिए, द मैनो, एक बार मैं आपको पढ़ा रहा हूं. द मैनो in which bomb exploded in 5 trains within a short span
अब टाइम suggests that it is a part of, फिर आपका ब्लैंक है, इज इट? यस. ऑप्शन है गाइस, गेम, कॉन्स्पिरेसी. थर्ड ऑप्शन इज विलेनी. होता है, सॉरी, विलेनी. फोर्थ इज सैबोटेज एंड फिफ्थ ऑप्शन इज प्ले. चलिए, क्या लिखा हुआ है? लुक एट द वीडियो, लुक एट द क्वेश्चन. द मैनर इन विच बॉम्ब्स एक्सप्लोडेड, जिस तरीके से बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए हैं, फटे हैं, अब्रप्ट हुए हैं, बस्ट हुए हैं 5 ट्रेन्स में कुछ ही समय के अंदर, इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, मतलब कुछ ही समय में. लगता है, सजेस्ट दैट, क्या लगता है? दैट इज अ पार्ट ऑफ, ए हिस्सा है, किस चीज का? गेम का. भाई गेम तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, प्ले भी तो वही होता है. गेम और प्ले तो दोनों का सेम मीनिंग है, तो इनको हटा ही दो. अगर आप गेम लगाओगे तो प्ले भी तो आपका आंसर हो जाएगा, और फिर एक ब्लैंक पर 2 आंसर कैसे आएंगे? छोड़ो इसको. अब बच्चा आपका ब्लेनली मतलब होता है गुंडागर्दी टाइप की बदमाशी. तो गुंडागर्दी बदमाशी, इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ एक्सप्लोडिंग बॉम्ब्स. वो पीट देगा, मार देगा, छोटे मोटे जो वेपन्स होते हैं उनसे, मतलब किसी को वुंड कर देगा, हर्ट कर देगा, अधमरा कर देगा, इस तरह की चीजें कर सकता है गुंडागर्दी. लूट लेगा, चोरी चकारी कर लेगा. दिस इज कॉल्ड ब्लेनली. बॉम्ब एक्सप्लोजर का काम ब्लेंस नहीं करते, तो ब्लेनली विल नॉट बी द आंसर. सैबोटेज यानी कोई तोड़फोड़, इन दोनों का लगभग सेम मीनिंग है. सैबोटेज भी मतलब होता है किसी चीज को तोड़फोड़ करना, विध्वंस करना, छोटा मोटा. नॉट ऑफ दैट एक्सटेंट, इस एक्सटेंट का नहीं. तो बचा के आपका आंसर में कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र, प्लानिंग, प्री प्लानिंग. क्लियर गाइस? तो क्या आंसर बना? द मैनर इन व्हिच बॉम्ब्स एक्सप्लोडेड इन 5 trains within a short span of time suggests that it is a part of conspiracy. कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र, प्री प्लानिंग का एक हिस्सा है, प्री स्कीम का एक हिस्सा है. जिस तरीके से 5 ट्रेन्स में छोटे से समय में, कुछ ही समय में भी जल्दी बॉम्ब्स एक्सप्लोड हुए हैं. आई एम श्योर आपको समझ आए होंगे. यू वुड हैव लाइक द वीडियो. ट्रिक का याद रखना, ट्रिक बहुत काम आएगी गाइस आपको, और इस ट्रिक से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. इनको मोस्ट ऑफ द केसेस में आप किसी भी तरह के क्लोज टेस्ट या सेंटेंस फिलर्स को सॉल्व कर सकते हैं. और आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फेल इंग्लिश, एंड प्लीज लाइक माय वीडियो. प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो. Please turn off the bell icon so that you can get the notification of the futuristic video. Clear guys? Thank you very much. Thank you for supporting me.